हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, बीपीएड फर्स्ट ईयर के या फिर फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ामिनेशंस हैं अब वो बहुत ही जल्दी अप्रैल में शुरू होने वाले हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, उनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो 5 अप्रैल के बाद से स्टार्ट होने जा रहे हैं। उसी की प्रिपरेशन में जो आपके सामने आज मैं लेके आई हूँ वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे आपको पता चलता है कि किस तरीके का पैटर्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और ऑलमोस्ट अगर आप इस क्वेश्चन सेट को सॉल्व कर लेते हैं तो 80% पेपर जो है वो आपका यहीं से कवर हो जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बीपीएड एग्ज़ामिनेशन अप्रैल 2025 का पेपर है, यानी कि लास्ट ईयर का पेपर है। और जो ये पेपर है वो हमारे पास है CC102 एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो आज हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन वाइज इस पेपर को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो जैसा कि थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स क्लियर कर देती हूँ इसके जो इंस्ट्रक्शंस है, आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। तो आपका जो ड्यूरेशन रहेगा एग्ज़ामिनेशन का वो 3 घंटे का रहेगा और 70 मार्क्स का आपका पेपर रहता है, जिसमें कि 30 नंबर का जो है आपका इंटरनल एग्ज़ाम होता है। उसको कॉलेज से ही आपको वो नंबर मिलते हैं। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का, जिसमें से आपको 70 मार्क्स का आपका थियोरेटिकल एक्सटर्नल होता है, 30 मार्क्स का इंटरनल होता है। तो आप जैसे ये पढ़ रहे हैं अटैम्प्ट, इसमें लिखा है अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। आपके जो हैं इसमें टोटल क्वेश्चंस दिए होंगे 10 में से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। और जो ईच क्वेश्चन है वो आपको 14 नंबर्स का है, यानी कि 14 मार्क्स का है। तो 14 पंचे 70, तो 5 क्वेश्चन करने हैं। 14 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो लॉन्ग क्वेश्चन है। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि हमें तो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम 10 कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो वो टाइम मैनेज होता है आपका, मैनेजमेंट आपको वो खुद ही मैनेज करके चलना पड़ता है। तो वो उतना ही टाइम देते हैं, उतने ही क्वेश्चन देते हैं। पैटर्न ही ऐसा बनाते हैं कि आप सारे क्वेश्चन या 5 से ज़्यादा अटैम्प्ट कर ही नहीं पाओगे, चाहे कितनी भी स्पीड से लिखिए। तो इसमें आपको ओवरऑल 10 क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसमें अथवा करके और कर करके दे रखे हैं क्वेश्चंस। तो आपको दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स। तो क्या है इसमें, मेटाबॉलिज्म क्या है, खेल में ये कैसे महत्वपूर्ण है। अब इसी फर्स्ट क्वेश्चन में और यानी कि अथवा करके जो है सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। गुर्दे की संरचना और इसके कार्य क्या हैं। तो आपको इन दोनों में से कंफ्यूजन नहीं होना है, इन दोनों में से कोई एक करना है, इसमें से या फिर इसमें से आपको कोई एक करना है, एनी 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, मैं आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, ताकि नेक्स्ट अब जो एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम है, आपका आने वाला एग्ज़ाम है, उसमें आपको 10 में से 5 क्वेश्चन तो ऐसे हों जो आपको इजीली सॉल्व करने को आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन के हिसाब से आंसर डालना है। आपको बड़ी बड़ी हेडिंग डालनी है, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म। तो चलिए इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म इज़ द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस दैट अकर्स इन द बॉडी टू मेंटेन लाइफ। इट इंक्लूड 2 प्रोसेस। यानी कि जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या है, सम ऑफ ऑल केमिकल्स, सारे केमिकल्स रिएक्शंस का मिश्रण है, जो कि क्या करता है, बॉडी को मेंटेन करता है, बॉडी लाइफ को मेंटेन करता है। ये एक तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। इसके भी 2 प्रोसेस होते हैं, किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला जो इसमें प्रोसेस है वो है एनाबॉलिक, एंड दूसरा जो है वो कैटाबॉलिज्म, ठीक है। याद रखेंगे एनाबॉलिज्म और एनाबॉलिक। एनाबॉलिक जो है वो स्टेरॉइड है, ठीक है। तो स्टेरॉइड की तरफ नहीं जाना है, ये हम मेटाबॉलिज्म के पार्ट पढ़ रहे हैं, या फिर प्रोसेस भी कह सकते हैं हम इसे। तो ये एनाबॉलिज्म में क्या होता है, इसमें क्या होता है, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम सिंपल वंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। इसी के साथ जो सेकंड आप देख रहे हैं यहाँ पे
कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म क्या करता है, ये ब्रेक डाउन का काम करता है। एनाबॉलिज्म क्या करता है, बिल्डिंग का काम करता है, बनाने का काम करता है। और कैटाबॉलिज्म क्या करता है, ब्रेक डाउन का काम करता है। ये सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके क्या रिलीज़ करता है, एनर्जी, हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस इन स्पोर्ट्स। इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हर एक चीज़ के इंपॉर्टेंस होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। इंपॉर्टेंस भी होते हैं उसके और हर एक चीज़ के ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें, प्रोवाइड एनर्जी फॉर मस्कुलर एक्टिविटी। ये मेटाबॉलिज्म क्या करता है स्पोर्ट्स के अंदर, क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे पहले हमारी जो बॉडी है उसमें, हमारा जो शरीर है उसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है हमारी मसल्स को एक्टिविटी करने में। यानी कि जब हमारी मसल्स एक्टिविटी करती हैं तो उसमें क्या प्रोवाइड्स करता है, उसको एनर्जी देने का काम करता है, उसको हेल्प करता है एनर्जी देने में, ताकि वो और अच्छे से एक्टिव हो जाए हमारी मसल्स। सेकंड जो इसमें पॉइंट है वो है हेल्प्स इन रिकवरी एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। ये क्या करता है, ये मदद करता है मेटाबॉलिज्म किस चीज़ में, रिकवरी करने में और टिश्यूज़ को रिपेयर करने में। हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जो कि आप आगे पढ़ेंगे। टिश्यूज़ भी होते हैं, लीगामेंट्स भी होते हैं, टेंडन्स होते हैं, ये एक तरीके के टिश्यूज़ ही होते हैं। तो ये हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनको रिपेयर करने में काम करता है और रिकवरी उनकी करने में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट में लिखा है मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर एंड एनर्जी बैलेंस। ये क्या करता है, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ एनर्जी को बैलेंस बनाए रखने में, मतलब जो हमारी एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका बैलेंस बनाए रखने में भी हेल्प करता है। फिर इसका जो लास्ट पॉइंट है, सपोर्ट एंड्योरेंस एंड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। जब हमारी बॉडी में हम अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के दौरान हमें एंड्योरेंस देने में सपोर्ट करता है, साथ ही साथ परफॉर्मेंस को एनहांस करने में हेल्प करता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप समझे होंगे। ये 4 लाइनें हैं, लेकिन आप इसके अंदर बहुत सी ऐसी लाइन्स हैं जो आप बिल्कुल बना के अपने माध्यम से लिख सकते हैं, अगर आपको ये समझ आता है तो। अब मैं एक क्वेश्चन को पूरा 2-2 पेज में तो लेकर आ नहीं सकती थी आप लोगों के सामने। मैटर ये करता है कि आप कितना उसको अंडरस्टैंड करते हैं। इसको रट के नहीं जाना है, अच्छे से समझ के जाइएगा। अगर समझ के जाओगे तो आप इसमें 6 लाइन और ऐड कर सकते हो ईजिली। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। गुर्दे, यानी किडनी मतलब गुर्दा, गुर्दे की क्या संरचना होती है और इसके क्या क्या कार्य होते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था उसका जो आंसर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी लॉन्ग में कोई क्वेश्चन आता है, नॉट मी का ये फ़ायदा है कि आप इसमें जो है डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ होती है इसमें आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी एक शेप बना सकते हैं, उसका एक डायग्राम बना के आप शो कर सकते हैं। वो डायग्राम ही आपके जो है नंबर अर्न करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो सबसे पहले आप इसमें मतलब इसका स्ट्रक्चर बताएंगे, फिर उसके साथ साथ उसका डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए पहले स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से और कैसा कैसा दिखने में होता है। तो किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द स्पाइन। तो जो किडनी है यानी कि जो हमारा गुर्दा है वो बीन शेप्ड ऑर्गन है, यानी कि जो आपकी फलियां होती हैं, फलियां आप देखते होंगे, बीन्स जो होती हैं छोटी छोटी खाने वाली, उसकी तरह दिखने वाली एक संरचना है। और इसके दोनों साइड क्या चीज़ लोकेटेड होती है, इसके दोनों ही साइड स्पाइंस यानी कि नलियाँ आपको देखने को मिलती हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है ईच किडनी कंटेन्स मिलियन ऑफ नेफ्रॉन विच फिल्टर ब्लड। हर एक किडनी क्या कंटेन करती है, मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स। तो आपको याद रखना है कि नेफ्रॉन क्या होता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाता है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं कि नेफ्रॉन्स क्या होता है। तो ये होता है आपका यूनिट ऑफ किडनी। अगर आपसे पूछा जाए यूनिट ऑफ किडनी क्या है तो आपको याद रखना है नेफ्रॉन क्या है, किडनी की बेसिक यूनिट है। तो ये वही बोल रहा है कि किडनी कंटेन्स क्या करती है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स को कंटेन करती है, जो कि क्या काम करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। तो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा। इसी के साथ आपको कुछ एक बड़ा सा पोर्शन लेना है कॉपी पे और यहाँ पे आपको किडनी का डायग्राम ड्रॉ कर देना है।
ठीक है, बाकी मैं आपको भी पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ कि किस तरीके से किडनी का डायग्राम होता है। तो गाइज़ जैसा आपको ये दिख रहा होगा कि ये ह्यूमन किडनी एनाटॉमी है। किडनी कुछ हमारी इस तरीके से दिखती है, ठीक है। तो आपको दोनों तरीके से दिख रही होगी कि जो हमारी एक्सटर्नल व्यू है किडनी का वो इस तरीके से है और इंटरनल व्यू जो है हमारा इस तरीके से है। आपको सेम इसी डायरेक्शन में किडनी को ड्रॉ करना है और साथ ही साथ जो इसके मेन चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर लिखनी है। जैसे कि कोई इसकी जो ब्लड वेसल्स हैं दोनों को डिफाइन करके अलग अलग लिखना है। जैसे कॉर्टिकल ब्लड वेसल्स हो गई, इंट्रो लोब्यूलर ब्लड वेसल्स हैं आपकी, रेनल आर्टरीज़ होती हैं, रेनल वेन्स होती हैं, यूट्रस होता है, किस जगह क्या चीज़ें हैं ये आपको लिखनी है, मेड्यूला होता है, कैप्सूल्स होती हैं, मेजर कॉलिक्स होता है। सारी चीज़ें आपको पिक्चर में मेंशन करनी है अगर आपको बहुत अच्छे से नंबर लेने हैं तो। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो एक बार आप किडनी का जो है डायग्राम ज़रूर देख कर जाएं जिससे कि आपको आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। फिर उसके बाद हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक डायग्राम बनाने के बाद इसके फंक्शंस लिखने हैं। फंक्शंस ऑफ किडनी, किडनी के क्या क्या कार्य होते हैं जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। किडनी का क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है, वो फिल्ट्रेशन करता है ब्लड को और ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको रिमूव करने का काम कौन करता है, किडनी करती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। पानी का बैलेंस बनाने में, उसको रेगुलेट करने में हेल्प करती है किडनी। फिर जो आपका थर्ड पॉइंट है उसमें लिखा है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस। तो वही सेम हो गया, ये वाटर को बैलेंस करता है, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने में और बैलेंस रखने में हेल्प करता है कौन, किडनी। फिर नेक्स्ट जो है हमारा कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर। ये आपके ब्लड प्रेशर यानी कि जिसे बीपी कहते हैं। बीपी भी दो तरीके का होता है, एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। उसको कंट्रोल करने में किडनी जो है हेल्प करती है। के साथ क्या करती है, हार्मोन्स को प्रोड्यूस यानी कि हार्मोन्स का प्रोडक्शन करने में भी हेल्प करती है। जैसे कि एरिथ्रोपोटेन या एक हार्मोन है, उसको जो है प्रोड्यूस करने का भी काम करती है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आया होगा। मैंने आपको एक छोटे वे में समझाया है लेकिन आपके पास लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और इससे रिलेट करके अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में लिखा जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है इसमें, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन, हाउ डज इट हेल्प इन एक्सक्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। त्वचा की संरचना और कार्य क्या है, यानी कि आपकी जो स्किन है उसकी क्या संरचना है, उसका क्या कार्य है और वो शरीर में जो भी आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको बाहर निकालने में कैसे मदद करता है। तो चलिए इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था उसका जो हमारा आंसर रहने वाला है स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्किन क्या होती है, जैसे कि जो कि हमारे जो बॉडी है आपकी बोन्स को, आपके जो ऑर्गन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, वो स्किन होती है जो प्रोटेक्ट करके रखता है। स्किन में भी कितनी लेयर्स होती हैं, 3 टाइप्स की लेयर होती हैं जैसे कि आप इसमें देख रहे होंगे। पहली जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, दूसरी डर्मिस है, तीसरी हाइपोडर्मिस है। तो तीनों सेम है तो इतना याद करने में भी आपको मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको याद करना है एपिडर्मिस। एपी मतलब बाहर, आउटर, यानी कि आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो सबसे बाहरी लेयर होती है आपकी स्किन की। दूसरी आपकी डर्मिस होती है जो कि मिडिल लेयर होती है, मध्य लेयर होती है। ये क्या करती है, कंटेन्स नर्व्स, ग्लैंड्स एंड ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स, ग्लैंड्स और नर्व्स को कंटेन करती है। थर्ड जो आपकी स्किन की जो लेयर होती है वो होती है हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस क्या है, ये सबसे इनर लेयर है, ठीक है। आउटर आपकी एपिडर्मिस हो गई, डर्मिस आपकी मिडिल लेयर हो गई, हाइपोडर्मिस यानी कि आपकी, ठीक है, इनर मोस्ट लेयर। आई होप कि आपको तीनों लेयर समझ आई होगी। सबसे पहले आपको बताना है कि स्किन क्या काम करती है। स्किन आपको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, आपकी बोन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, आपके टेम्परेचर को जानने का काम करती है, जितनी भी आउटर चीज़ें हो रही हैं उसको जानने का काम करती हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, स्किन की 3 लेयर्स को डिफाइन कर देना है, जो कि सबसे पहली लेयर होती है एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर होती है डर्मिस, थर्ड लेयर होती है आपकी हाइपोडर्मिस। तीनों कौन कौन
कौन सी कहाँ लोकेटेड होती है ये आपको पता होना चाहिए, तीनों क्या क्या काम करती हैं। फिर आ जाते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं स्किन के। स्किन के जो आपके फंक्शंस होते हैं, सबसे पहला जो फंक्शन है, हालांकि होते तो बहुत फंक्शन है लेकिन जो मेन और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जो पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि ये बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। दूसरा क्या है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, आपका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का, उसको मेंटेन, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। तीसरा क्या है, सेंसेशन का काम करती है। सेंसेशन यानी कि आप जब आपको टच करोगे तो आप अपनी बोन में थोड़ी ना टच करोगे या आप अपनी किडनी को थोड़ी ना छुओगे, आप पहले स्किन को टच करेंगे। तो जब स्किन को टच करता है तो आपको कुछ फील होता है, तो उसे ही सेंसेशन कहते हैं। टच करना, पेन, या फिर आपका जब टेम्परेचर होता है तो आप अपनी स्किन को छू के देखते हो, हड्डी को थोड़ी ना छूते हो, या फिर अपने किसी अंदर के ऑर्गन्स को थोड़ी ना छू के टेम्परेचर चेक करते हो। तो आपको टेम्परेचर चेक करते हो, आपके सेंसेशन, तो जैसे आप टेम्परेचर चेक करते हो या आपको कोई पेन होता है वो आपको स्किन के द्वारा फील होता है, या टच करता है कोई तो आपको फील होता है, तो वही आपका सेंसेशन के तौर पे माना जाता है। आई होप कि आपको स्किन के फंक्शन भी समझ आए होंगे। मैंने आपको बोला था ना, इतना हार्ड नहीं है, एक बार समझ लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपना आगे का बना के लिख सकते हैं। फिर आता है इसमें रोल इन एक्सक्रेशन, यानी कि जो इसमें वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको एक्सक्रीट करने में क्या हेल्प करता है, क्या रोल है। तो ये क्या है, स्वेट ग्लैंड्स रिमूवल वाटर्स, ठीक है। आपकी जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, पसीने वाली ग्रंथियां हैं, उसका जो पानी है वो रिमूव करने में हेल्प करता है। सॉल्ट को यानी कि नमक को, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया फ्रॉम द बॉडी, और आपका जो स्मॉल अमाउंट में यूरिया है यानी कि जो आप यूरिन पास करते हैं, या फिर आपके जो नमक है वो आपका स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू बाहर निकालने का काम करती है स्किन। आई होप कि आपको थर्ड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड्स। ये दो तरीके की ग्लैंड्स है, बड़ी बड़ी ग्रंथियां हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि आप फर्स्ट लाइन में भी देख रहे होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, और ये एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम पढ़ते हैं। ये क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपका कंट्रोल करता है किस चीज़ को, आपकी ग्रोथ को, आपके हार्मोन को, और आपके हार्मोन के सिक्रेशंस को, ठीक है। थर्ड जो है आपका, थर्ड में आप देख रहे हैं, थर्ड पॉइंट में लिखा है रेगुलेट्स अदर ग्लैंड्स लाइक थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड्स। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है अलग और सारी ग्लैंड्स को, जितनी भी ग्लैंड्स होती है हमारी बॉडी में, जैसे कि थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड्स को। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है इन्फ्लुएंसेस रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है रिप्रोडक्शन में और मेटाबॉलिज्म, जैसे कि हमने ऊपर मेटाबॉलिज्म पढ़ा था। इसी के साथ साथ अब हम पढ़ लेते हैं, ये तो थे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के, ठीक है। किसके थे ये, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला लिखा है इसमें प्रोड्यूस थायरोक्सिन हार्मोन। ये क्या करता है, आपको याद रखना है, ये वन वर्ड भी है आपका, बन सकता है इजीली, कि जो आपका थायरोक्सिन हार्मोन है वो कौन प्रोड्यूस करता है। तो आपको याद रखना है थायरोक्सिन जो आपका हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। फिर इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये क्या करता है, आपका मेटाबॉलिज्म और एनर्जी प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है कौन, थायराइड ग्लैंड। थर्ड में आपका क्या कह रहा है, हेल्प करता है ग्रोथ में और डेवलपमेंट में, ठीक है, यानी कि वृद्धि और विकास दोनों में ही हेल्प करता है थायराइड ग्लैंड। फिर ये क्या करता है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर में, आपका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने में भी थायराइड ग्लैंड बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। बाकी के 5 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों नर्वस सिस्टम के ही भाग हैं, ऑटोनॉमिक एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। इसके फंक्शंस इसमें पूछे गए हैं तो हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारा बॉडी को कंट्रोल करने का सबसे मेन पार्ट होता है। इसके बिना हमारी बॉडी कंट्रोल में नहीं होती है। तो ये नर्वस सिस्टम इसलिए से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसी के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, ANS एंड PNS। तो अभी इसमें ऑटोनॉमिक ANS पूछा गया है और इसी में जो दूसरा पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि PNS होता है। ठीक है, तो अभी जो हम इसको पढ़ रहे हैं वो है हमारा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पहला इसमें पॉइंट कह रहा है इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है? आपका जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो सबसे पहले ही मैंने स्टार्ट करने से पहले आपको समझा दिया कि नर्वस सिस्टम से हमारी बॉडी चलती है। तो बॉडी जब चलेगी तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? हमारा ब्रेन होता है और उसी के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड। ये ही दोनों चीज़ अगर डैमेज हो जाए तो बॉडी में जान नहीं होती, इंसान डेड माना जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्टिविटीज़, यानी कि जो आपकी इच्छा, वॉलेंट्री यानी कि आपकी जो ऐच्छिक यानी जो आपकी इच्छा से एक्टिविटी हो रही है उन सब पे कंट्रोल करने का काम करता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है प्रोसेसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन। तो ये क्या करता है? सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, उसको आगे फॉरवर्ड करने में हेल्प करता है। फिर आपका लास्ट पॉइंट इसमें कह रहा है कोऑर्डिनेट्स बॉडी मूवमेंट। तो बॉडी को मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने में कौन हेल्प करता है? CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम हेल्प करता है। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे ANS यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके अंदर कह रहा है कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री फंक्शंस। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ के चलना है कि जो हमने CNS पढ़ा था इसमें वॉलेंट्री था, यानी कि आपकी इच्छा से जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उस पर कंट्रोल करता है। लेकिन जो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं NS, वो इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं, यानी कि जो आपकी इच्छा से कार्य नहीं हो रहे हैं, जो अंदर ही अंदर ऑर्गन्स के अंदर चीज़ें हो रही हैं, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि इनवॉलेंट्री से कह दिया जाए कि जो आपका हृदय है वो आपकी इच्छा से काम तो नहीं कर रहा है, वो इनवॉलेंट्री काम कर रहा है, अनैच्छिक तौर पे काम कर रहा है, अपने आप काम कर रहा है ना। लेकिन आप फिंगर्स को मूव कर रहे हैं वो आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, आप हाथ पैर को हिला रहे हैं अपनी इच्छा से हिला रहे हैं। लेकिन आप सो रहे हैं, आपका हार्ट तब भी काम कर रहा है, आपने तो नहीं बोला उसको कि सो जाओ, हार्ट तो कभी नहीं सोता, तो वो आपका अपनी इच्छा से काम कर रहा है। लेकिन आप अगर सोए और आपने अपनी आँख को, हाथ को और अपनी बॉडी को एक मोड दे दिया कि अब सोना है, सीधा लेटना है, आराम करना, आइज़ को क्लोज करना है, तो वो आपका वॉलेंट्री हो गया। तो आई होप कि आपको दोनों में डिफरेंस समझ आया होगा। इसका सेकंड पॉइंट में जो लिखा है वो रेगुलेट्स हार्ट रेट, डाइजेशन एंड ब्रीदिंग। ये क्या करता है? रेगुलेट करता है आपके हार्ट रेट को, साथ ही साथ आपका डाइजेशन यानी कि पाचन को, और साथ ही साथ आपकी जो सांस लेते हो आप, ब्रीदिंग प्रोसेस होता है, उस पर भी कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। फिर लिखा है इसमें लास्ट पॉइंट डिवाइडेड इनटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि CNS जो होता है, मैं इसका आपको कल एक चार्ट दिखाऊंगी, वो चार्ट अगर आप बना के आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे CNS है, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर आ जाता है ANS। ठीक है, ANS मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आपको एक अभी क्लू दे रही हूँ, बाकी जो प्रॉपर चार्ट है वो मैं कल आपको बना के दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोबारा से बना लेते हैं CNS। ठीक है, CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर आता है इसमें ANS ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। फिर आता है PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर जो ANS है, ANS के अंदर भी 2 पार्ट डिवाइड होते हैं। इसमें आता है सिंपैथेटिक और इसमें आता है पैरासिम्पैथेटिक। आई होप कि आपको समझ आया होगा इतना। तो ये अगर आप इस तरीके से चार्ट प्रॉपर तरीके से बना के आते हैं तो आपको फुल नंबर गेन करने में कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत अच्छे से आप चार्ट के माध्यम से एग्जामिनर को समझ में भी आ जाएगा और आपके भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कल मैं इसको पूरा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप हेल्पफुल लग रहा है और आप वीडियो कंटिन्यू करना चाहते हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ, फिजिकल एजुकेशन क्लासेस बाय कौर मैम। तब तक के लिए जय हिंद।